अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो क्या आप भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से बैचलर ऑफ साइंस इन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसकी शॉर्ट फॉर्म है BBIT, ये प्रोग्राम अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज मैं मुकम्मल आपको BBIT का ओवरव्यू दूंगा। इसमें हम देखेंगे ये प्रोग्राम है क्या, इसके टोटल जो ड्यूरेशन है वो कितने, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। दैन हम देखेंगे कि कौन लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कौन लोग इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जब आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है तो उसके बाद आगे जो यूनिवर्सिटी में आपके सेमेस्टर के दौरान जो भी असेसमेंट मतलब कि आपकी होती हैं उनका क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे आपका ओवरऑल जो सेमेस्टर का रिज़ल्ट बनता है उसके अंदर क्या चीज़ें शामिल होती हैं, वो तमाम चीज़ें हम देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अवार्ड ऑफ डिग्री लेने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स को आपने फुलफ़िल करना होता है, तो उसके बाद आपको इसकी जो डिग्री है वो आपको मिल जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या आपको इस जो BBIT की डिग्री है, क्या आपको इसके अंदर कोई प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप भी आपको करनी पड़ सकती है, तो उसका भी आंसर आपको जब हम इस स्टेप में जाएंगे तो आपको मिलेगा। उसके बाद लास्ट में हम इसके देखेंगे स्कीम ऑफ स्टडी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब आप यहाँ पे इसका एडमिशन आप ले लेंगे और आपका एडमिशन कंफर्म होगा तो उसके बाद इस प्रोग्राम में आपको कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में कि कौन कौन सी बुक्स आप इस प्रोग्राम में स्टडी करेंगे। तो ये स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर आपको उन तमाम बुक्स की जो लिस्ट है वो आपको नज़र आ जाएगी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ को देखकर कि अगर आपकी किसी बुक में वीकनेसेस है और वो बुक यहाँ पे इसके जो स्कीम ऑफ स्टडी है उसके अंदर इंक्लूड है, तो इट मीन्स कि वो बुक आपको थोड़ा बहुत तंग कर सकती है। ठीक है, और उसके बाद बिल्कुल जो हमारा लास्ट स्टेप होगा उसमें हम देख रहे होंगे कि इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, कितनी फ़ीस आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपने पे करनी है और कितनी फ़ीस आपने पर सेमेस्टर की आपकी बन सकती है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसका नाम आप देखें तो बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके नाम से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इस प्रोग्राम के अंदर आप तो एक तो साथ बिज़नेस को पढ़ेंगे, उसके साथ आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, एक प्रोग्राम अलग होता है बैचलर ऑफ बिजनेस BBA। ठीक है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एक होता है BSIT। ठीक है, तो ये दो अलग प्रोग्राम्स हैं, एक में आप IT को पढ़ते हैं, एक में आप पढ़ते हैं बिज़नेस को। लेकिन ये जो BBIT का प्रोग्राम है इसके अंदर आप बिज़नेस को भी पढ़ रहे होंगे, इसके अंदर आप IT को भी पढ़ेंगे। तो इन दोनों जो फील्ड्स हैं बिज़नेस की और IT की, इन दोनों को मिला के जो एक फ़ील्ड बनाई गई है उसको यहाँ पे नाम दिया गया BBIT का। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद इसका जैसे आपका बाकी आपका BS के प्रोग्राम्स होते हैं, तो ये प्रोग्राम भी आपका टोटल 4 ईयर है, 4 साल इसके होंगे। इसके अंदर आपके टोटल 8 सेमेस्टर्स होंगे। ठीक है, तो इसमें आप मेनली दो चीज़ें पढ़ते हैं, IT पढ़ते हैं और साथ उसके आप बिज़नेस पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम इसके देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको इस प्रोग्राम को करने के बाद आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि कौन से ऐसे IT के टूल्स हैं जिनको आप अपने बिज़नेस ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, या बिज़नेस के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके अंदर आपको उनका जो सोल्यूशन है वो निकालने के लिए IT के जो टूल्स हैं उनको आप कैसे वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी मतलब कि मैनेजर के रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं उनको लेने के लिए आप कैसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का आपको आइडिया हो जाएगा जब आप BBIT को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप के इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के जो लोग पहले सेमेस्टर में BS में अप्लाई करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए क्राइटेरिया बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपके पास कोई भी 2 years की डिग्री हो, आपने FE की हुआ है, आपने FSC प्री इंजीनियरिंग की हुई है, प्री मेडिकल की हुआ है, आपने ICS की हुई है, आपने कुछ और प्रोग्राम कोई भी आपके पास ICOM है। ठीक है, तो कोई भी आपके पास मैट्रिक के बाद 2 ईयर की डिग्री है तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है अगर आपके मार्क्स 45% हैं। लेकिन अगर आपके मार्क्स 45% नहीं है तो उस केस में आपका एडमिशन यहाँ पे नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये बात अपने माइंड में आप बिठा लें। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स के जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं जिनके पास BA की डिग्री है, ठीक है, जिनके पास BA BSc या कोई भी ADP की डिग्री है, मतलब कि कोई भी 2 ईयर की डिग्री है आफ्टर इंटरमीडिएट। ठीक है, यानी कि 12वीं के बाद जिनके पास 3rd ईयर या 4th ईयर की जो डिग्री मौजूद है तो उसकी बेस पे आप लोग अप्लाई करेंगे BS के 5वें सेमेस्टर में। ठीक है, जिसको यहाँ पे नाम दिया जाता है BS एंट्री रूट का। तो BS एंट्री रूट के लिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्राइटेरिया, एक तो आपने ये जो आपका क्राइटेरिया है कि इंटरमीडिएट में लाइक 12वीं क्लास के अंदर आपका जो 45% मार्क्स हैं वो ज़रूरी हैं। उसके बाद 14th ईयर एजुकेशन BA या BSc की जो डिग्री है उसके अंदर भी आपके 45% मार्क्स का होना ज़रूरी है। या अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से स्टडी की है, सेमेस्टर सिस्टम में आप रहे हैं, तो उस केस में आपकी 2.0 CGPA आउट ऑफ 4.0 होना ज़रूरी है। उसके बाद आपका एडमिशन यहाँ पे
कंफर्म है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आपने लाजमी पूछना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन लोगों ने FSC प्री मेडिकल की होती है पूछ रहे होते हैं कि सर हम क्या इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो बिल्कुल भाई आप लोग ले सकते हैं, अगर आप ये क्राइटेरिया जो कि मैंने आपको बताया कि 45% मार्क्स प्लस आपके पास कोई भी 2 ईयर की डिग्री है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने 5वें सेमेस्टर में अप्लाई करना है तो मैट्रिक में इसमें इंटरमीडिएट में आपके 45% मार्क्स हों, और उसके बाद BA BSc के अंदर भी आपके 45% मार्क्स का होना ज़रूरी है। उसके बाद जी नेक्स्ट है असेसमेंट क्राइटेरिया। तो जब आपका एडमिशन होता है आपके सेमेस्टर के अंदर आमतौर पर असाइनमेंट्स होती हैं, उसके अलावा आपके ऑनलाइन क्विज़ेस होते हैं, उसके बाद GDBs होती हैं जिनको ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड कहा जाता है, फिर आपके मिड टर्म होते हैं, और फिर आपके फाइनल टर्म एग्ज़ाम जो कि बिल्कुल लास्ट में होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखें तो जो आपका फाइनल टर्म का पेपर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। उसके सबसे ज़्यादा नंबर आपके जो आपका ओवरऑल एक सेमेस्टर का रिज़ल्ट बनता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स के ऐड होते हैं। उसके बाद फिर मिड टर्म का आपका पेपर होता है, उसके फिर जो नंबर हैं वो फिर ऐड होते हैं। फिर इसी तरह आपके उसकी असाइनमेंट्स के GDBs के क्विज़ेस के नंबर भी आपके फाइनल टर्म के रिज़ल्ट के अंदर ऐड होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के नंबर कंबाइन करके आपका पूरा एक सेमेस्टर का रिज़ल्ट बनता है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों का आपने फोकस करना होता है, किसी भी चीज़ को आप लाइट नहीं ले सकते हैं। आपने थ्रू आउट द सेमेस्टर आपने बिल्कुल स्टार्ट से आपने स्टडी करनी होती है, एंड जब तक आपका फाइनल टर्म का लास्ट पेपर नहीं हो जाता तब तक आपने प्रॉपरली यहाँ पे चीज़ों को लेके चलना होता है। ठीक है, तब आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो ये आपने माइंड में रखना है कि फाइनल टर्म की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जो उसकी कम है वो मिड टर्म की है, और सबसे जो कम है वो GDB की है, उसके बाद क्विज़ेस की है, फिर असाइनमेंट्स की है, लेकिन सबसे ज़्यादा फाइनल टर्म की वैल्यू होती है। तो फाइनल टर्म को आपने कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना। सेम आपने मिड टर्म को भी आपने लाइट नहीं लेना। इन दोनों के जो पेपर्स होते हैं वो आपके कैंपसेस में होते हैं, तो इसलिए आपने इन दोनों को लाइट बिल्कुल नहीं लेना। उसके बाद ये डिग्री की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसको हम देखते हैं। तो अगर आपको डिग्री चाहिए, ऑब्वियसली सबको चाहिए होती है, तो उसके लिए आपके पास 134 क्रेडिट्स आवर्स कंप्लीट हों, प्लस आपकी जो CGPA है वो 2.0 होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि क्रेडिट आवर्स का क्या मतलब है। तो इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, और उसके अंदर मैंने मुकम्मल डिटेल के अंदर आपको ये एक्सप्लेन किया था कि क्रेडिट आवर्स का क्या मतलब होता है, इसको आप लोग कैसे हासिल करते हैं, इसका आपकी डिग्री के साथ क्या लिंक होता है। ठीक है, तो जब आप तमाम बुक्स को पास करते हैं, मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूँ कि जब आप अपनी तमाम बुक्स को पास करते हैं तो ये जो 134 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपके 134 क्रेडिट्स पूरे हो जाते हैं। ठीक है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया कि जैसे आप बुक्स को पास करेंगे आपके क्रेडिट्स काउंट होते जाएंगे, और एक टाइम आएगा कि जब आपने अपनी तमाम बुक्स को आप पास कर लेंगे तो उसके बाद आपके 134 क्रेडिट्स पूरे होंगे। ये तो हो गया सिंपल। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो CGPA है वो 2 पॉइंट होना ज़रूरी है, 2.0। अगर आपकी 2.0 से कम होती है तो उस केस के अंदर फिर आपको इम्प्रूवमेंट करनी पड़ती है, और फिर आपको डिग्री मिलती है। अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं, आपकी CGPA 2.0 से कम है और ये रिक्वायरमेंट आप पूरी कर भी रहे हैं, तो उस केस में आपको डिग्री नहीं मिलती है। आपको डिग्री के लिए 2.0 CGPA का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंडेटरी है। उसके बाद जी प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप की बात करते हैं। तो आपको 7वां और जो 8वां सेमेस्टर होता है BBIT का, उसके अंदर आपको एक प्रोजेक्ट करना होता है या आपने इंटर्नशिप करनी होती है। ठीक है, प्रोजेक्ट आपका प्रॉपरली किसी सुपरवाइज़र के अंडर होता है, आपका उसका वाइवा होता है। इसी तरह जो इंटर्नशिप होती है वो आपने कहीं पे करते हैं, उसको करने के बाद फिर आप वहाँ पे रिपोर्ट उसकी तैयार करते हैं, उस रिपोर्ट को आप सबमिट करवाते हैं, उस रिपोर्ट की बेसिस पे फिर आपका वाइवा होता है, और फिर इन तमाम चीज़ों के आपके नंबर ऐड होते हैं। तो ये जो 7वें और 8वें सेमेस्टर में आपका प्रोजेक्ट या आपकी इंटर्नशिप होती है, तो इसको आपने करना लाजमी होता है। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो इसके जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 क्रेडिट्स लिखे हुए हैं, तो 6 क्रेडिट्स आपको नहीं मिलते हैं। अगर आपको ये नहीं मिलते हैं तो आपके टोटल 134 कंप्लीट नहीं होते हैं, और जब वो कंप्लीट नहीं होते हैं तो फिर आपको डिग्री नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो प्रोजेक्ट होता है या इंटर्नशिप होती है इसको आपने लाजमी करना होता है। ये आसान होता है, जब आप स्टेप पे जाते हैं तो तब आपको इतना मसला नहीं बनता। पहले हो सकता है कि आपके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, बट जैसे जैसे आप स्टेप पे जाएंगे तो आपको खुद ही चीज़ों की समझ आ जाएगी, और उसके बाद आप लोग आसानी से अपना प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप आप क्लियर कर लेते हैं, मसला नहीं होता। उसके बाद जो स्कीम ऑफ स्टडी है कि यहाँ पे आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़ाई जाएंगी, तो ये बड़ी डिटेल के अंदर यहाँ पे सेमेस्टर वाइज ब्रेक डाउन किया गया है। सेमेस्टर नंबर 1 के अंदर आप देखें तो जिन बुक्स के सामने आपको ये बुक्स के आपको कोड नज़र आ रहे हैं, ये बुक्स के नाम लिखे हुए हैं, और इसके सामने आपको टाइप नज़र आ रही है। ठीक है, इसका मतलब है रिक्वायर्ड का मतलब है कि जो बुक्स आपके लिए कंपलसरी हैं इनको आपने लाजमी स्टडी करना है। ठीक है, अब ये पहली 5 जो हैं ये कंपलसरी हैं, और ये भी कंपलसरी है, मतलब कि लाजमी है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। और इन 2 बुक्स में आपके पास चॉइस है जिनके सामने इलेक्टिव लिखा हुआ है। इन इलेक्टिव की 2 बुक्स में से आपने कोई एक बुक करनी है।
सेम इसी तरह फिर सेकंड सेमेस्टर है, उसके अंदर तमाम जो 5 बुक्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं, उनको छोड़ने का ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है। फिर आपका थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर में भी आपकी 5 की 5 जो बुक्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं। फिर इसी तरह आपका छठा सेमेस्टर है, छठे सेमेस्टर में भी आपके पास जो तमाम बुक्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, उधर आपकी 6 बुक्स हैं। उसके बाद जी पाँचवीं में भी आपकी ये 6 बुक्स हैं, फिर आपकी छठे में भी 3 है, फिर आपकी सातवें में भी 5 बुक्स हैं और छठी आपके पास चॉइस है। तो इसको आपने इलेक्टिव है तो ये आपने लाजमी करना होता है। उसके बाद जी फिर आपका ये होता है 8वां सेमेस्टर, इसके अंदर आपकी टोटल जो है वो 5 बुक्स हैं, 4 बुक्स हैं और एक आपका प्रोजेक्ट का पार्ट 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो स्टडी स्कीम है इसको आपने देख लिया होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी बुक्स आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी। तो जो बुक्स आपकी स्ट्रेंथ हैं वेल एंड गुड, अगर कोई वीकनेसेस हैं तो उनको आप देख लें, क्योंकि उसके बाद आपने इन बुक्स को लाजमी यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ पे करनी होगी। तो अब हम चलते हैं, जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर का। तो फ़ीस स्ट्रक्चर को अभी हम देख लेते हैं और उसके बाद हमारी जो वीडियो है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये मेरे सामने यहाँ पे आपके सामने BBIT का जो एक फ़ीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डिटेल के अंदर आपके सामने ओपन है। इसमें आप सबसे पहले देखें तो जो आपकी टोटल डिग्री का ख़र्चा है वो है तकरीबन 1,43,590 रुपये पाकिस्तानी रुपीस की बात हो रही है। अगर आप कहीं और कंट्री में हैं तो उसके लिए आपकी जो फ़ीस है वो आपकी डॉलर्स में होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में तो आपकी डिग्री 1,43,590 रुपये में कंप्लीट होगी, ये बात होगी। उसके बाद दूसरी बात कि जब आपका एडमिशन आप भेज रहे होते हैं तो पहले आपने जो फ़ीस पे करनी है वो होती है ये आपकी 5 रुपये एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस, ठीक है। ये आप पे करते हैं, आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हैं। उसके बाद आपका एडमिशन आपको बताया जाता है कि आप एडमिशन लेने के एलिजिबल हैं, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स ओके हैं। तो उसके बाद फिर आपने एडमिशन के टाइम पे अपनी फ़ीस पे करनी होती है, जो कि तकरीबन 11,905 रुपये बनती है। ये ऊपर नीचे हो सकता है, 12,000 भी हो सकती है, 12,005 रुपये भी हो सकती है। अच्छा, अब इसके अंदर आपकी कौन कौन सी फ़ीसें शामिल होती हैं, जो कि ये एट द टाइम फ़ीस पेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो इस फ़ीस के अंदर आपका एक तो ये 25 रुपये जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है ये आपकी होती है। फिर आपकी 3,000 एडमिशन फ़ीस होती है। उसके बाद आपकी सिक्योरिटी फ़ीस होती है रिफंडेबल, जो कि आपको बाद में वापस मिल जाती है। उसके बाद आपका एनरोलमेंट फ़ीस 1000, उसके बाद तो बाकी ठीक है फ़ीस कलेक्शन के चार्जेस ये। तो ये सारे चार्जेस काउंट करके आपका टोटल जो बनता है वो आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपने पे करना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी सेमेस्टर की फ़ीस कितनी होती है। तो उसमें आप देखें तो पर क्रेडिट आपको 935 रुपये का पड़ता है। इसका मतलब है कि अगर आप एक सेमेस्टर में एक बुक उठाते हैं और उस एक बुक की 3 क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है। आमतौर पर जो बुक्स के क्रेडिट्स होते हैं वो 3 होते हैं। तो इस तरह अगर आप जैसे कि हमने स्टडी स्कीम में देखा है कि आपकी 6 बुक्स भी थी, 5 भी थी, तो अगर आप 6 बुक्स उठा रहे हैं ऐसी बुक्स जिनमें से हर एक का जो क्रेडिट आवर है वो 3-3 है, तो जब आप 6 बुक्स पिक करेंगे आपके टोटल 18 क्रेडिट्स बनेंगे। और उन 18 को फिर आप जब 935 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपकी सेमेस्टर की फ़ीस आ जाती है। उसके अंदर आपके ये 100 रुपये फ़ीस कलेक्शन के चार्जेस होते हैं, ये भी ऐड होते हैं। और ये जो फ़ीस है आपकी एनरोलमेंट फ़ीस 1000 ये भी आपकी ऐड हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह करके आपका टोटल एक सेमेस्टर का खर्चा, अगर आप मुझसे एक इसकी एवरेज पूछें तो एवरेज इसकी तकरीबन 17 से 18,000 रुपये आपका एवरेज पर सेमेस्टर की फ़ीस हो सकती है। कम भी हो सकती है और थोड़ी बहुत आपकी इससे आगे भी जा सकती है, लेकिन आम तौर पर एवरेज आपकी फ़ीस इतनी ही होती है, ठीक है। तो फ़ीस का भी आपको मुकम्मल आइडिया हो गया। अगर आपको इस प्रोग्राम के लिए लेकर स्टिल आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप लोगों ने लाजमी करने हैं, क्योंकि हमारी वीडियो यहाँ पे प्रॉपर्ली एंड हो गई है और इसके अंदर आपने तमाम चीज़ों को काफ़ी डिटेल के अंदर देखा है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब भी लाजमी करना है, बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है, ताकि अंदर जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका आपको फ़ायदा हो सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।